हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। और फ्रेंड्स, ये मेरा नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हिस्ट्री का चैनल है। तो अपने इस चैनल पर आज हम न्यू एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में जानेंगे। ये एशियन हिस्ट्री से अब न्यू एमसीक्यू सीरीज़ चलेगी विद डिटेलिंग के साथ। तो होप यू लाइक इट। आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर भी ज़रूर बताना। और आगे के लेसन्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। नोटिफिकेशन आपको टाइम पर ही मिलता रहेगा। तो इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मेरे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, अवेलेबल हैं, तो देख सकते हो। वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल सकते हैं उसके। तो प्रिपरेशन कीजिए अच्छी तरह से और अपना नेट जेआरएफ है क्लियर कीजिए। तो आज हम एशियन हिस्ट्री से एमसीक्यू सीरीज को पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट दिया गया है, तो ये चालकोलिथिक युग है, उसके बारे में है। तो किस काल को चालकोलिथिक युग कहा गया है? तो ऑप्शन है सी, ताम्रपाषाणिक युग को ही चालकोलिथिक युग भी कहा गया है। तो जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। तो जैसे कि दिया गया है कि जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का जो प्रयोग किया था उसको ताम्रपाषाणिक काल कहा गया है। तो उस काल को एक और नाम भी दिया गया है, तो उसको कहा गया है चालकोलिथिक युग। तो इस नाम से भी वो जाना जाता है, चालकोलिथिक युग। क्योंकि पहले जो थे लोग सिर्फ धातु के बारे में नहीं जानते थे, पत्थर के औजार होते थे। लेकिन जब पत्थर के साथ साथ धातु का प्रयोग होने लगा, उसके उपकरण औजार वगैरह बनने लगे, तो इस तांबे का जब प्रयोग हुआ तो उसको ताम्रपाषाणिक काल कहा गया है। और साथ ही साथ चालकोलिथिक युग का भी नाम उसको दिया गया है। तो धातु औजार सर्वप्रथम क्या था? सबसे पहले तांबा ही था जो धातु के औजारों के रूप में प्रयोग होने लगा था। तो इसके जो कुछ स्थल हैं वो किस प्रकार हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत। तो ये इसके कुछ क्षेत्र हैं ताम्रपाषाणी अवस्था के। और जो चरित्र मृद भांडी अवशेष भी ताम्रपाषाणिक काल से ही प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से ही भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े जो गांवों की स्थापना वो भी यहाँ से ही हुई थी। क्योंकि जो लोग थे पहले वो घुमक्कड़ प्रकार के थे, उनके जो कह लो कि रुचि घुमक्कड़ थी। लेकिन बाद में वो स्थिर रहने लगे थे। स्थिर रहकर एक ही जगह पर उन्होंने जब खेती करनी स्टार्ट की, पशुपालन करने लगा, तो वो स्थिर हो गए थे। स्थिर रहने के बाद ही उन्होंने बड़े बड़े जो गांव थे उसकी स्थापना की। तो उसके अवशेष भी हमें ताम्रपाषाणी काल से ही प्राप्त होते हैं। आगे है, प्राचीन काल में आर्यों का जो जीवोपार्जन का मुख्य साधन क्या है, कि जीवन जीने का उनका मुख्य साधन क्या था? जीविका का जो कह लो मुख्य साधन क्या था? तो जीविका का मुख्य साधन उनका था कृषि। तो ये चीज को सही कर लो, यहाँ पर ए आना है, सेकंड नहीं है, ए है। तो ये चीज गलत है, ए आंसर है। तो कृषि ही उनका मुख्य साधन था। तो थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। क्योंकि जो आर्य थे ये याजवरी जीवन व्यतीत करते थे, कृषि और पशुपालन ही इनका मुख्य कह लो कि साधन था। और कृषि ही इनके जीवन का आगे चलकर मुख्य आधार बनी थी। क्योंकि कृषि करते थे, खेती करते थे, खेती ही बाद में ये व्यापार करने लगे थे, खेती का व्यापार होता था और पशुपालन। तो ये दो चीजें ही ये इनका जीवन का आधार था, जीवन जीने का इस प्रकार का इनका ढंग था ये। आगे है, भारत में किस शिलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो वो कौन सा है? वो है भीमबेटका से ही ज्यादा सर्वाधिक शिलाशय जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन है बी राइट आंसर। तो जानते हैं इसके बारे में। क्योंकि मध्य प्रदेश के जो रायसेन जिले में भीमबेटका नामक पूरा स्थल का जो क्षेत्र है, ये गुफाएं व शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और लगभग वहां पर 500 गुफाओं में से ऐसे जो चित्र हैं वो प्राप्त हुए हैं। फिर ये कहाँ पर है? ये भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दूर दक्षिण में ये पूरा स्थल स्थित है। और भीमबेटका से ही अधिकांश क्या है, मध्य पाषाणिक संस्कृति के जो पूरा कह लो पूरा अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। चित्रकला के साक्ष्य वो भी यहाँ से मिले हैं। और जो 4 शिलाशय हैं जो वो प्राप्त हुए हैं, जिसमें थर्ड एफ 23, 25, 29 और 30, ये 4 प्राप्त हुए हैं। और इसके साथ साथ निम्न पुरा पाषाण काल के अशल्यून्य परंपरा के जो अवशेष हैं वो भी यहाँ उपकरण है वो भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इसका जो भीमबेटका स्थित शिलाशय का जो खनन था वो सन
1972 में वी.एस. वाकनकर ने इसका उत्खनन करवाया था और वहां से ही अशून्य उपकरण जो है वो प्राप्त हुए हैं। इस तो चित्रों को उसके जो आदम चित्र थे उनको उसके दो स्तर थे। दो स्तर किस प्रकार थे कि एक स्तर जो था उसमें जानवरों के बारे में बताया गया था कि जानवर कौन से वहां था जो पाले जाते थे, जिसमें बारहसिंगा, हिरन, सुअर, रीछ, भैंस आदि जो थे इसके चित्र वो प्राप्त हुए हैं। दूसरे कि इन जानवरों के साथ साथ जो मानव का रिश्ता कैसा था, जो मित्रतापूर्ण संबंध थे, उनके जो चित्र है वो इन गुफाओं और शिलान्यास से ज्यादा सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं, जो भीमबेटका से है। आगे है कि मध्य प्रदेश के प्रयोग ऐतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए गए हैं। तो ये शिलाचित्र जो मिले हैं ये भी भीमबेटका से ही प्रयोग ऐतिहासिक शिलाचित्र ज्यादा प्राप्त हुए, क्योंकि वहां पर गुफाएं हैं सबसे ज्यादा हैं, तो इन गुफाओं से ही चित्रों के रूप में ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे दिया गया है कि नवपाषाणकालीन जो गर्त निवास के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये गर्त निवास जो है ये प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम और गुफरक्राल। तो दो जगह से हैं, बुर्जहोम और गुफरक्राल से ही नवपाषाणकालीन गर्त निवास यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो जानते हैं इसके बारे में आगे थोड़ा सा कि उत्तर भारत में नवपाषाण काल के पुरावशेष जम्मू कश्मीर प्रदेश में जो झेलम घाटी है वहां से ही ये पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। और बुर्जहोम गुफरक्राल से ही गर्त निवास प्राप्त हुए हैं। और गर्त निवासों में से जो सबसे बड़ा जो है उसका व्यास किस प्रकार है, मुख जो है उसका वो इस प्रकार है कि 2.74 मीटर और पैरों से ऊपर तक की जो ऊंचाई है वो 4.75 मीटर की है। तो ये गर्त निवास है जो इस प्रकार ये प्राप्त हुए हैं। आगे है भारत में कुछ क्षेत्रों के लोग जो थे वो जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर रहते थे। तो इस संस्कृति के जो संकेत हैं, खुदाई है, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं इसके साक्ष्य, तो वो है ये यहाँ पर नहीं है, तो वो है कश्मीर। कश्मीर से ही इस चीज के साक्ष्य प्राप्त होते थे कि जो लोग थे वो गड्ढे बनाकर ही वहां पर अपना जीवन व्यतीत करते थे, वहां पर रहते थे इस क्षेत्र में। तो बी राइट आंसर है। गर्त निवास के साक्ष्य किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण थे। तो गर्त निवास है ये नवपाषाणिक संस्कृति है जो कहाँ से प्राप्त हुई है, हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये कश्मीर घाटी से ही इसके जो साक्ष्य है वो प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स चीज को ध्यान से देखिए और पढ़िए कि क्वेश्चन जो है उलट फेर कर कर पूछे जा रहे हैं, लेकिन रिलेट सभी एक ही जगह से कर रहे हैं कि कश्मीर घाटी में नवपाषाणिक संस्कृति है, बुद्ध गुफरक्राल वहां से ही है, फिर गर्त निवास के साक्ष्य, गड्ढे के साक्ष्य। तो ये नव सिंपल है, नवपाषाणिक संस्कृति कहाँ से है, कहाँ से रिलेट करती है, कश्मीर से। तो अगर इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आप झट से ही आंसर दे सकते हो। आगे है मानव शवाधान के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ये साक्ष्य हमें मिले हैं बुर्जहोम से ही कि मानव के साथ जो उसका पालतू जानवर होता था, जैसे कि कुत्ता पहले पाले जाते थे, तो उसके अब भी पाले जाते हैं, लेकिन पहले जो था उसके साक्ष्य उसको उसके साथ ही दफना दिया जाता था। तो उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बुर्जहोम से ही प्राप्त हुए हैं। तो जानते हैं कि उत्तर भारत की नवपाषाणिक संस्कृति कहाँ से है, कश्मीर प्रांत के पुरास्थल से ये प्राप्त है, इसका उल्लेख मिलता है। और बुर्जहोम और गुफरक्राल वहां पर विशेष महत्व है इसका। गुफरक्राल की जो खोज हुई थी वह कब हुई थी, 1935 में डी टेरा और पीटरसन के द्वारा की गई थी। वहां पर घरों के अवशेष भी मिले हैं और उसके साथ साथ शवादान के भी उदाहरण वहां से मिले हैं। और यहाँ से ये पता चला है कि शवाधान जो होते थे मानव के, वहां उसके साथ जो उसका पालतू जानवर होता था कुत्ता, तो उसको भी उसके साथ ही दफना दिया जाता था। तो ये प्रथा वहां पर उस टाइम पर ये प्रथा प्रचलित थी, इसलिए नवपाषाण कालीन भारत में है और कहीं भी प्रचलित नहीं थी। आगे है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो सिंपल आंसर है बुर्जहोम। तो यहाँ से ही साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चंस उलटफेर कर कर थोड़े से डाले हैं, तो पढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से है, वो बुर्जहोम से ही। तो ऑप्शन है बी राइट आंसर। आगे है बुर्जहोम से नवपाषाणकालीन शवाधान के मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफना दिया जाता था, उसकी प्रथा प्रचलित थी। तो वो था आंसर बी कुत्ता।
आगे है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं? जो खेती होती थी तो उसके साक्ष्य मिले हैं हमें मेहरगढ़ से। तो ऑप्शन है हमारा सी, मेहरगढ़ से ही गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य वहां से ही प्राप्त हुए हैं। तो जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि सिंध और बलूचिस्तान जो सीमा पर जो कच्छ मैदान में बेलन नदी के किनारे मेहरगढ़ नामक कृषि स्थल, वहां से पहला स्पष्ट साक्ष्य उसका प्राप्त हुआ है। और उत्खनन कब हुआ था इसका? 1977 में इसका उत्खनन चल रहा था और 500 ईसा के संदर्भ में कृषि के जो गेहूं और जौ की जो किस्में हैं वो वहां से प्राप्त हुई हैं। तो कृषि और जौ की खेती जो होती थी ये थोड़े से इलाके में ही सीमित नहीं थी, ये यूरोप के में दक्षिण पूर्व यूनान और बल्कान के देशों तक भी ये वहाँ पर फैली हुई थी, क्योंकि व्यापार के साथ साथ ये चीज़ें दूर देशों तक भी फैल गई। और मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति का जो अवशेष है वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। और जो नवीन शोध हुई है, नवीन खोज के दौरान कृषि का जो एक चावल की खेती का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लोहरा देव जो है वहां से। तो अगर लोहरा देव भी आए मेहरगढ़ की जगह तो वो भी ठीक है, आप उसको टिक कर सकते हो, आपका आंसर सही होगा। तो 900 और 800 ईसा पूर्व के जो मध्य के जो चावल के साक्ष्य हैं वो वहां से प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ और लोहरा देव दोनों विकल्पों में लोहरा देव ही सही है। आगे है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम जो साक्ष्य है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है राइट हमारा मेहरगढ़। तो यही है, मेहरगढ़ से ही गेहूं चावल की जो खेती, जौ की खेती का जो प्राचीनतम प्रमाण वो वहां से ही प्राप्त हुआ है। निम्न में से एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर में, तो वो है मेहरगढ़ से ही जो है पाषाण संस्कृति और हड़प्पा जो सभ्यता के संस्कृति के साक्ष्य वो वहां से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन है इसका बी राइट आंसर। आगे है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है हमारा मेहरगढ़ राइट। अगर यहाँ पर लोहरा देव भी हो तो क्या आप वही टिक भी कर सकते हो, तो आंसर वही भी आपका राइट हो सकता है। फिर से वही, कौन सा है इसका भी राइट आंसर? मेहरगढ़ ही की उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। फिर आगे है कि उस स्थल का नाम बताना है जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो स्थायी जीवन के जो प्रमाण है वो कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा जा मेहरगढ़। तो वो मेहरगढ़ से ही है जो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण भी यहाँ से ही प्राप्त हुए हैं। तो डी हमारा है राइट आंसर। तो थोड़ा सा जानते हैं कि नवपाषाणकालीन जो प्राचीन बस्ती है मेहरगढ़ से मानव जीवन के ही जो स्थायीकरण के साक्ष्य वो वहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये बस्ती पाकिस्तान के कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान प्रांत में। और कृषि करने एवं लोगों के स्थायी जीवन निवास हेतु गर्त का भी जो साक्ष्य है वो यहाँ से ही प्राप्त होता है। तो कश्मीर घाटी से ही नवपाषाणिक संस्कृति है, तो उसके साथ साथ जो लगते प्रदेश है वहां से भी इस संस्कृति के जो कुछ न कुछ अवशेष वो है वो प्राप्त हो रहे हैं। आगे है, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य वह है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पालतू भैंस का साक्ष्य धोलावीरा, मेहरगढ़, मोहनजोदाड़ो या राखीगढ़ी, तो वो भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है पालतू भैंस का जो प्राचीनतम साक्ष्य ही। तो ये जो साक्ष्य है पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? शेरगढ़ नामक जो नवपाषाणिक स्थल है पुरस्तर, तो वहां से प्राप्त हुआ है शेरगढ़ से। आगे है, मध्य पौराणिक प्रसंग में पूरा पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान कौन सा है? लंगनाच, भीरभानपुर, आदमगढ़ जो झोपड़ी मांडो, तो वो है आदमगढ़। तो ये है पशुपालन के प्रमाण जो जहां से मिले हैं तो वो है आदमगढ़। तो ऑप्शन है हमारा सी राइट आंसर। ये मध्य पौराणिक प्रसंग वहां से ही जो पशुपालन के प्रमाण है, तो आदमगढ़ हमारा है राइट आंसर। तो जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो ये स्थल आजमगढ़ पुरापाषाण काल में है। तो
1964 में R.B. जोशी ने होशंगाबाद जिले जो मध्य प्रदेश जो है आदमगढ़ शिलान्यास से लगभग 25,000 लघु पाषाणिक उपकरण भी जहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसकी जो कह लो उत्खनन कब हुआ था? 1964 में। किसके द्वारा? R.B. जोशी जो होशंगाबाद में वहाँ जिले में वहाँ करवाया गया था। आगे है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? गंगा घाटी में। तो ऑप्शन है लोहरादेव, सोगौरा, सेनुआ, जो कौशाम्बी। तो फ्रेंड्स आगे ना धान की खेती का जो साक्ष्य है कहाँ से मिलता है? लोहरादेव। तो लोहरादेव हमारा होता है राइट आंसर। तो गंगा घाटी में धान की खेती का साक्ष्य वहां से प्राप्त होता है। तो ये नवीन खोज है। तो ये नवीन खोज उपमहाद्वीप में कृषि का जो साक्ष्य है वो उत्तर प्रदेश का जो संत कबीर नगर है लोहरादेव, वहां से ये साक्ष्य मिले हैं। और 9,000 से 8,000 ईसा पूर्व वहां चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन था हमारा ए राइट आंसर। आगे है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल का उत्पादन प्राचीनतम साक्ष्य है? तो ये भी सफल कर पाया गया है। तो वो है बेलन घाटी से। तो चावल के उत्पादन के जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? बेलन घाटी से भी मिले हैं। तो इसके बारे में भी जानते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विंध्य क्षेत्र में स्थित बेलन घाटी जो कोल्डिवा स्थल है, वहां से कृषि जन्य दोनों प्रकार के जो चावल मिलने का जो विवरण है वो हमें मिलता है। ईसा पूर्व 6वीं एवं 5वीं शताब्दी ये माना गया है। और चावल की कृषि का सूत्रपात यहाँ पर हुआ था। तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से विंध्य क्षेत्र में बेलन घाटी जो कोल्डिवा है वहां से चावल की खेती के साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए हैं। आगे है, उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उपमहाद्वीप में। तो वो है विंध्य क्षेत्र से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। तो वो है विंध्य क्षेत्र से। तो ऑप्शन है हमारा डी राइट आंसर। आगे है, निम्न में से किस क्षेत्र से पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक ही क्रम में मिले हैं? तीनों काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के क्रम के अनुसार जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से हैं? वो बेलन घाटी से ही तीनों क्रम जो है वो उसके साक्ष्य वहां से प्राप्त होते हैं। तो सी राइट आंसर है। जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि तीनों क्षेत्र जो है कहाँ पर है? बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र, नर्मदा घाटी से ही पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये तीनों घाटियों से ही तीनों जो पाषाण काल के साक्ष्य हमें अवशेष वहां पर पाए गए हैं। यहाँ पर ही शिकारी मानव सभ्यता से लेकर अन्य उत्पादन उसके साक्ष्य चिन्ह वहां से मिले हैं। जैसे कि मानव पहले किस प्रकार का था? शिकार पर निर्भर था। उस काल से लेकर जो अब काल है कि अन्न उत्पादन की वो कृषि करता है, उसका जीवन स्थिर है, उसको हर चीज के बारे में नॉलेज है। तो उस काल से लेकर इस काल तक के जो साक्ष्य हैं वो तीनों काल इस प्रकार क्रमानुसार हैं। तो उसके जो सभ्यता के चिन्ह हैं वो इन क्षेत्रों से हमें प्राप्त हुए हैं। तो किसी सभ्यता के क्रमिक विकास के श्रृंखलाबद्ध लक्षण यहाँ पाए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ आज के जो MCQ सीरीज हैं जिसको हमने जाना है, हमने पढ़ा है, डिटेल में मैंने आपको बताए हैं। तो ऐसे ही आगे और भी क्वेश्चंस आने बाकी हैं। हमने तीनों टर्म में से ही ऐसे क्वेश्चंस को जानना है। तो ये हमने शुरुआत की है। तो होप अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर भी बताना। अगर आप PDF चाहते हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा उसके बारे में भी। तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ पर आप ज्वाइन जरूर कर लेना। और अनअकैडमी पर फॉलो भी कीजिएगा, वहाँ पर भी आपको कंटेंट है अवेलेबल है, मटेरियल आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो दोनों का लिंक है, अनअकैडमी और टेलीग्राम का, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो जरूर देखिए और प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।